हेलो डियर स्टूडेंट्स। डिफेंस एजुकेशन एकेडमी जैसा कि आप जानते हैं लगातार आपके लिए तत्पर है। हर आपकी प्रिपरेशंस में आपके साथ है। हमारी हर कोशिश है आपके लिए ताकि आप अपने एग्जाम्स के लिए अपनी स्टडीज़ को एकदम से दौड़ा सकें, एकदम से ना रॉकेट स्पीड पर ला सकें। ये हमारी कोशिशें लगातार आपके लिए बनी हुई हैं। अब आप कितना प्रयास कर रहे हो, कितनी कोशिश कर रहे हो और हमारी वो कोशिशों को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप कितने तत्पर हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। जितना आप 2 कदम चलेंगे ना, हम आपको 4 कदम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारी हर एफर्ट, हमारा हर प्रयास आपके लिए है, आपको सफलता दिलाने के लिए है, आपको सफलता की जो आपके मेन गोल है ना वहां तक पहुंचाने के लिए है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है लास्ट क्लास जो हमने फिनिश करी है उसमें हमने हाफ पार्ट सोल्व किया है, जो टॉपिक था हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। आज मैं उसका सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने आया हूँ। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, कुछ हमारी कॉमन लाइफ में भी काम आती हैं। मोस्टली अगर आप शिक्षा को केवल कागजों की चीज़ समझते हो, किताबों की चीज़ समझते हो, तो आप गलत हो। आपको समझना चाहिए कि एजुकेशन हमारे जीवन जीने का हमें रास्ता दिखाती है। किस कंडीशन में हमें कैसे व्यवहार करना है, अपना रहन सहन, अपना जीवन, अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है, वो सब डिपेंड करता है कि हमने सीखा कितना, हमने पढ़ा कितना है, ना कि कितने एग्जाम दिए हैं। तो चलिए उसी कड़ी में एक चीज़ और आज आपको सिखा देता हूँ कि खेती कैसे की जाती है। एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये आज के टॉपिक में मैं आपको हालांकि कल से ही सिखाता आ रहा हूँ। आज से आगे बढ़ाएंगे उसको और देखेंगे कि लगभग हमने क्या खेती में जो औजार इस्तेमाल होते हैं, खेती कैसे की जाती है, वो सब हमने सीखा है, लेकिन उसको मैनेज कैसे किया जाता है अभी वो हमारी क्लासेस में बचा हुआ है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट करते हैं। इस पेज में आपको एक बहुत ही बड़ी जानकारी दी गई है जो बहुत कम लोगों को पता होती है। हर किसान को ये चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके, क्रॉप यील्ड बढ़ा सके, अपनी फसलों को नुकसान से बचा सके और मैनेज कर सके सही तरीके से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एडवांटेजेस ऑफ मेन्योर। मेन्योर के क्या एडवांटेजेस होते हैं हमारे, जब खेती कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं, तो मेन्योर का क्या रोल होता है। इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अगर हम अपनी फसल में मेन्योर नहीं डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर से डाले जा रहे हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि रिजिडिटी बढ़ जाती है सॉइल की, जिसकी वजह से वो सख्त हो जाती है। उसमें आप बीज बोते हो तो बीज उतना जल्दी अंकुरण नहीं कर पाते और बहुत सारी वेस्टेज होती है उसमें सीड्स की। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए कि हम मेन्योर डालते रहें ताकि हमारी जो सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा समय तक रहेगा, ज़्यादा समय तक मॉइस्चर रहेगा तो हमें बार बार इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। जो सॉइल का टेक्सचर होता है, जिसकी बात अभी मैं कर रहा था, रिजिडिटी बढ़ जाती है किसकी वजह से, फर्टिलाइजर्स की वजह से। लेकिन आप मैन्योर्स डालते हो तो वो पोरस हो जाती है, टेक्सचर पोरस हो जाता है उसका। प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, जो हमारी फसलों को फायदा पहुंचाते हैं, जैसे कि अर्थवर्म या पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे। जो अर्थवर्म होते हैं वो एक तो एरेशन करते हैं सॉइल का। एरेशन से क्या होता है कि जो भी पौधों की जड़ें होती हैं या फिर वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी है या फिर वाटर मिलता है फसलों को, उस सब में हेल्प होती है। इसके आगे आप देख पा रहे होंगे इंक्रीज द एरेशन, वो इसी में आ गया, एरेशन और पर्कुलेशन। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीजें अपने आप बढ़ने लग जाती हैं। एड मोर ह्यूमस टू द सॉइल, और सॉइल में ज्यादा ह्यूमस ऐड होता है किसकी वजह से, मैन्योर के कारण से। तो ये आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने केंचुए की खाद ये आजकल बनाई भी जाती है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जिसको कहते हैं। उसके ऊपर भी गवर्नमेंट काफी काम कर रही है ताकि लोग वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकें और जो फर्टिलाइजर्स हैं उसको रिप्लेस कर सकें, उसकी जगह पर इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अच्छी फसलें और ऑर्गेनिक खेती कर सकें। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी दिखाई गई हैं कि फार्म बनाया जाता है तो उस फार्म में किस तरह से आप कैसे केंचुए की खाद तैयार कर सकते हो और उसको खेती में इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ समझे होंगे कि फर्टिलाइजर और मेन्योर किस तरह से हमारे खेती में कहाँ कहाँ पर हमें एडवांटेज देते हैं और कहाँ इनके डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए एक और चीज़ यहाँ पर पढ़ लेते हैं, रिप्लेनाइजिंग ऑफ सॉइल।
सॉइल को रिप्लेनाइज करने का मतलब क्या होता है कि जब आप लगातार खेती कर रहे होते हो किसी खेत के अंदर, तो उसमें से उस फसल वाले न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स को ही दोबारा से रिकैप्चर करना ही क्या होता है, रिप्लेनाइज कहलाता है। तो वेरियस प्रैक्टिसेस यूज्ड टू रिप्लेनाइज द सॉइल न्यूट्रिएंट्स। सॉइल न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनाइज करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस की जाती हैं, बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। उनमें से कुछ को आपको बता देता हूँ। एक होता है फील्ड फैलो। ये बहुत पुराना तरीका है। इसमें क्या किया जाता था, खेत को परती छोड़ दिया जाता था, जमीन को खाली छोड़ दिया जाता था और फिर 6 महीने बाद उसमें खेती की जाती थी। 6 महीने के लिए खाली, 6 महीने के लिए फसल, ये रोटेशन होता था, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली रिप्लेनाइज हो जाते थे उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में फूड की ज्यादा जरूरत हो गई है, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो इसकी वजह से लगातार फसलें उगाई जा रही हैं। तो उसको रिप्लेनाइज करने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। ये वाला तरीका आजकल कारगर नहीं है। क्रॉप रोटेशन एक तरीका होता है। क्रॉप रोटेशन इसका मतलब होता है कि किसी खेत में हम लगातार अगर एक ही फसल की खेती कर रहे हैं तो उससे उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए, अदल बदल कर खेती करनी चाहिए। वो कैसे, इस साल आपने गेहूं की बुवाई करी है जिस खेत में, अगले साल अक्टूबर नवंबर के महीने में उसमें सरसों की बुवाई कीजिए, या फिर कोई भी फलीदार सब्जियों की उसमें आप बुवाई कर सकते हैं, या फलीदार फसलों की उसमें बुवाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो गेहूं वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा से रिकवर हो जाएंगे। इसी तरह से आप जब जून जुलाई में किसी खेत में आप बुआई कर रहे हो चावल की, धान की, राइस की, तो आप उसकी जगह पर अगले साल नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, कोई भी उसमें मूंग की, चने की, इस तरह की खेती करें आप, बेहतर रहेगा। कपास की खेती करें, बेहतर रहेगा, ताकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स धान के लिए आवश्यक है वो दोबारा से रिकवर हो सके। तो आप समझ गए होंगे क्रॉप रोटेशन क्या है। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है एक ही खेत में अलग अलग तरह की फसलें उगाएं। आप एक ही फसल ना उगाएं सारी में ही, कुछ बीच में इस तरह की फसलें उगाएं कि जो उसी तरह के टेम्परेचर को, उसी तरह के क्लाइमेट को सूट करती हों। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, आप फर्टिलाइजर और मैन्योर जरूर ऐड करते रहें बार बार, समय समय पर, क्योंकि इनसे क्या होगा कि ये न्यूट्रिएंट्स देते हैं हमारे सॉइल को, जिसकी वजह से वो दोबारा से रिप्लेनाइज हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें इतनी क्लियरली समझ में आ रही होंगी कि जैसे आप लाइव जिंदगी जी रहे हो, लाइव जी रहे हो, इन सब चीजों को आपके सामने ही हो रही है सारी चीजें। और ऐसे अगर आप फील कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप कभी भूलने वाले हैं नहीं इन चीजों को। आगे आप देखेंगे इरिगेशन। इरिगेशन के बहुत सारे मेथड आज प्रेजेंट में है और पास्ट में भी हुआ करते थे, और पास्ट के बहुत सारे मेथड जो हैं वो हमने भुला दिए हैं, वो हमारे अब रूटीन में नहीं रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हमने उसकी जगह उनके रिप्लेस कर लिया, उनका रिप्लेसमेंट ले लिया, नई चीजें आ गई हैं और वो बेहतर भी हैं, उनमें समय भी कम लगता है और ज्यादा काम होता है। तो अगर मैं आपको पुराने समय की इरिगेशन की टेक्निक दिखाऊं तो आप अचंभा करेंगे देखकर। एक पुली से पानी को खींचा जा रहा है कुएं के अंदर से, और यहाँ छोटे से हौज में डाला जा रहा है जिससे खेत जा रहा है। कितने मेहनत का काम होता होगा ये सोच कर देखिए। आज आप ट्यूबवेल चलाकर छोड़ देते हैं और वो भी आपका 1 एकड़ जमीन को भरने के लिए 2-3-4 घंटे ले जाता है। तो ये एक आदमी अकेला बेचारा कब तक ऐसे खेत को भर पाता होगा, सोचिए। इसको कहते थे हम मोट। क्या कहते थे, ट्रेडिशनल मेथड था, मोट कहते थे। पुली के द्वारा, पुली सिस्टम ये कहा जाता था, ऐसे इरिगेशन किया जाता था। एक होता है चेन पंप। इसमें क्या होता है, एक पुली के ऊपर चेन चढ़ी होती है और वो चेन घूमता रहता है और इसके वजह से इसमें पानी ऊपर आकर यहाँ गिरता रहता है, और ये भी बड़े मेहनत का और टाइम का काम था। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे रेट, जिसको लीवर सिस्टम भी कहा जाता है। बैल को इस लीवर में जोड़ा गया है, ये लीवर घूम रहा है जिसके साथ साथ में ये चक्कर घूम रहा है, उस पर बंधी हुई जो भी बाल्टियां वगैरह है वो पानी को नीचे से ऊपर लाकर दूसरी जगह डाल रही हैं ताकि वहां से वो खेतों में जा सके। ये ढेकली है। ढेकली में आप देख पा रहे होंगे कि कुएं के अंदर से एक लकड़ी के सहारे यहाँ पर एक बाल्टी बांधी गई है और उसको यहाँ से उठाया दबाया जाता है। जैसी बाल्टी खाली होती है, यहाँ पर देखा आपने, एक बाल्टी को उतार लिया खाली करके, दूसरी बाल्टी उसमें बंधी हुई है, तो इस तरह से ये इसमें डिप करेगी, नीचे जाएगी, फिर इसको यहाँ से ऊपर किया जाएगा, उठाया जाएगा और खाली कर दिया जाएगा। ये लगभग जो मोट यानी पुली सिस्टम था, लगभग उसी की तरह की ढेकली जो प्रोसेस है वो होती है। तो ये सारे के सारे प्रोसीजर क्या थे, इनमें बहुत सारा समय लगता था, बहुत सारा लेबर लगता था और बहुत सारा इसके अंदर खर्चा भी था। मतलब कहने का ये कि कई सारे आदमी काम करते थे। पैसे वाला खर्चा नहीं था, लेकिन मैन पावर का खर्चा था। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब जो इरिगेशन के मॉडर्न मेथड है उनमें सबसे पहले आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका बगीचा लॉन होता है, या फिर कोई आपने प्लेग्राउंड देखा होगा फुटबॉल हॉकी का, तो उसमें अगर पानी दिया जाता है तो इस तरह से जगह जगह स्प्रिंकल होते हैं।
ये जमीन के अंदर अंडरग्राउंड पाइप डाले जाते हैं और प्रेशर से जब पानी छोड़ा जाता है तो फव्वारों की तरह पूरी घास में या आसपास जो फसलें होती है उसमें पानी इनसे दिया जाता है। इसके अलावा आप आगे देखेंगे कि कूलिंग करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, एयर मोड डस्ट को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और वाटर को प्रेशराइज करके जब पाइप से छोड़ा जाता है नोजल के थ्रू तो ये काफी दूर दूर तक अपना रीच रखता है। ड्रिप ड्रिप जो सिस्टम है वो सबसे बढ़िया सिस्टम है। जब आप सब्जियों की खेती कर रहे होते हो तो सब्जियों की खेती में तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ड्रिप इरिगेशन का। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि ये भी पाइप के थ्रू ही किया जाता है, लेकिन इसमें पूरे खेत में पाइप लगे होते हैं और वो पौधे पौधे पर बूंदों के थ्रू पानी दे रहे होते हैं, बूंद बूंद करके पानी दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से पानी का वेस्टेज सबसे कम होता है। तो पानी को कंजर्व करने की सबसे बढ़िया टेक्निक होती है ड्रिप सिस्टम या ड्रिप इरिगेशन। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटर कंजर्वेशन। कनेक्टेड बाय नेटवर्क, इसमें पाइपों का नेटवर्क बिछाया जाता है पूरे खेत के अंदर और फिर मेन वाटर सप्लाई से उसको जोड़ा जाता है और ये भी प्रेशर पे ही काम करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये मॉडर्न टेक्निक है जिनकी वजह से हम पानी को भी सेव कर सकते हैं, समय को भी सेव कर सकते हैं और जो लेबर है वो भी सेव हो जाता है। तो ये है आज आपकी मॉडर्न टेक्निक्स। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हो रही है अभी वो नहरों से इरिगेशन हो रहा है या फिर ट्यूबवेल से इरिगेशन होता है, जो हालांकि उसमें पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है लेकिन समय की हानि उतनी उसमें होती नहीं है, लेबर उतना ज़्यादा उसमें लगता नहीं है। वीडिंग, ये नहीं समझा आपने तो समझिए आप एक अच्छी फसल पैदा करने वाले थे, आपका बहुत बढ़िया खेत में फसल हुई, लेकिन आपने अंत में देखा प्रोडक्शन बहुत कम हुआ। तो इसका जो है ना वीडिंग जिसको कह रहे हो आप, वीडिंग का मतलब होता है जब खेत में अलग से खरपतवार निकल आती हैं, यानी कि अलग से ऐसे पौधे निकल आते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, तो उनको निकालना, खेत से बाहर करना, वो वीडिंग कहलाता है। अभी कई तरीके से हो सकता है, बाय यूजिंग खुरपी, खुरपी का इस्तेमाल करके इनको हाथ से निकाला जा सकता है, या फिर सीड ड्रिल का इस्तेमाल करके जो लाइन में बुवाई कर रखी है, लाइन के बाहर जो चीजें हो रही हैं उनको सीड ड्रिल के थ्रू बाहर किया जा सकता है। या फिर स्प्रेइंग 2,4-D, 2,4-D एक ऐसा केमिकल है जो ज्यादातर खरपतवारों को खत्म कर देता है आपके खेत से स्प्रे करने के बाद में। ये एक दवा है, केमिकल प्रोडक्ट है, इसका मिट्टी पर असर होता है, इसका असर आपकी हेल्थ पर भी होता है। तो इनसे जितना बचा जाए उतना बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए पहले तो कि वीड्स हमारे खेत में हो ही ना, हम खेत की इतनी अच्छी तैयारी करें। अगर वो हो भी जाते हैं तो हम कोशिश करें कि उनको मैनुअल तरीके से मशीनों से या हाथों से निकलवाने की कोशिश करें। मेथड ऑफ वीडिंग, वीडिंग करने के मेथड्स में बाई हैंड, देखो ये दोनों तरीके में हाथ से वीडिंग किया जा रहा है, यानी खरपतवारों को फसल से बाहर किया जा रहा है। ये वीडीसाइड डालकर, दवा डालकर स्प्रे किया जा रहा है और उसके थ्रू उसको खत्म किया जा रहा है। हाँ, एक बायोलॉजिक कंट्रोल और होता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल हालांकि बहुत कम लोग यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है और सबके रीच में भी नहीं है। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो छोटे छोटे इन हानिकारक कीड़ों को खा जाते हैं फसलों से, तो ऐसे कुछ इंसेक्ट को छोड़ा जाता है खेत के अंदर जो इन कीड़ों को खा जाए, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है, जो कि बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट आर ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल टू स्टैंडिंग क्रॉप्स और स्टोर्ड फूड ग्रेन्स। जो आप देखिए ना पेस्ट होते हैं, पेस्ट का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े जो आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि जब आप अनाज को लेकर स्टोर कर देते हैं तो स्टोरेज के बाद भी उसको हानि पहुंचाते हैं। दीज आर कॉल्ड पेस्ट। और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए आपको केमिकल्स, पेस्टिसाइड या बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल करने होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ट्रैक्टर के थ्रू स्प्रे किया जा रहा है पूरे खेत के अंदर, दैट इज कॉल्ड केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड। यहाँ पर ये बायोलॉजिकल मेथड है, जहाँ पर एक कीड़ा दूसरे कीड़े को खा रहा है, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है जिसको बहुत कम किया जाता है, लेकिन ये तो आजकल फैशन में चल ही रहा है। क्रॉप इंप्रूवमेंट, क्रॉप इंप्रूवमेंट इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन कैन बी अचीव बाय हाई यील्डिंग क्रॉप। अगर आप चाहते हो कि आपकी बहुत सारी फसलें हों, बहुत सारा उत्पादन हो फसल का, तो आपको क्या करना होगा, आपको अच्छी क्वालिटी के, अच्छी वैरायटी के बीजों का चुनाव करना पड़ता है। हाई यील्डिंग वैरायटी आपको बोनी होती है। जैसे कि आजकल गेहूं की बुवाई हुई है खेतों में, तो मैं बताता हूं, मैं हरियाणा के जिस क्षेत्र में रहता हूं वहां पर DBW 187 एक ऐसी वैरायटी है जो बहुत जबरदस्त यील्ड देती है, बहुत बढ़िया फसल देती है गेहूं की। तो आप ऐसी वैरायटीज का सिलेक्शन करें और उनकी बुवाई करें खेतों के अंदर। विच कैन बी अचीव बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बीजों पर
रिसर्च किया जाता है और फिर बीजों के आपस में दोनों को ब्रीडिंग कराकर, क्रॉस ब्रीडिंग कराकर उस ब्रीडिंग से नए बीज तैयार किए जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, नई फसलें तैयार होती हैं, ज्यादा क्रॉप यील्डिंग की फसल पैदा होती हैं, जिनसे प्रोडक्शन बढ़ता है। तो हाइब्रिडाइजेशन वो मेथड है। इसमें आप देखेंगे कि देखो यहाँ पर कितनी सारी फसलें आपको ऐसी हैं सब्जियों की और अनाजों की, जहां पर बहुत भरपूर मात्रा में आपको फल नजर आ रहे हैं, फ्रूट्स नजर आ रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्रोडक्शन नजर आ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? हाइब्रिडाइजेशन के कारण ये पॉसिबल हो पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कौन सा काम को, हार्वेस्टिंग। जब आप पूरे 3 4 5 महीने तक अपनी फसल को बोने के बाद में, उसको मैन्योर देने के बाद, इरिगेशन करने के बाद में और उसका रखवाली करने के बाद में, जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि आपकी फसल पककर तैयार है, तो उसको काट लिया जाता है और काट कर जब उसको अलग करते हैं तो दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इसी को हार्वेस्टिंग कहते हैं। और ये दो तरीके से होती है, मैन्युअली और मशीन के थ्रू। मैन्युअली हाथों से कटाई की जाती है और फिर उसको ग्रेन्स को अलग कर लिया जाता है। और इधर आप देखेंगे मशीन हार्वेस्टिंग, तो यहाँ पर क्या करती है, मशीन कटाई करती है फसल की, और फसल को काटने के बाद में फिर उसको ग्रेन्स को और स्टॉक को अलग कर लिया जाता है। तो ये कहलाता है आपका हार्वेस्टिंग। यानी कि अगर हम कहें तो फसल उगाने की या क्रॉप प्रोडक्शन में जो आखिरी स्टेप होता है वो लगभग यही होता है, लेकिन हम स्टोरेज को आखिरी स्टेप पर रखते हैं। ये देखिए थ्रेसिंग वर्ड आया आपके सामने। अब ये थ्रेसिंग क्या होता है कि फसल को तो आपने काट लिया, लेकिन फसल को काटने के बाद में अन्न और भूसे को अलग करना होता है, यानी दानों को और स्टॉक को अलग करना होता है। ये आप मैनुअल थ्रेसिंग, जैसे कि चावल की ज्यादातर जो धान की खेती होती है उसको किया जाता है, हाथों से पीट पीट कर दाने अलग किए जाते हैं। और दूसरे नंबर पर आप देखेंगे थ्रेसिंग बाई मशीन, जो कि थ्रेसर मशीन से इसको काम किया जाता है। जो आप यहाँ पर बड़े पिक्चर में येलो वाला, येलो और ग्रीन कलर का ये देख पा रहे हैं, दिस इज थ्रेसर मशीन। ये आजकल बड़ी फेमस है, थोड़े सी समय में सारा काम करके चले जाती हैं। आज से 15 20 साल पहले की अगर बात करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता था ये सब काम करना। इसके बाद आता है विनोइंग। जब दाने अलग हो गए हैं तो दाने के अंदर कुछ स्टॉक के पार्ट फिर भी रह जाते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, तेज हवा का इस्तेमाल करके उनको उससे अलग कर लिया जाता है। जो आजकल मशीन के साथ पंखे आते हैं उनसे भी किया जाता है, और पहले ये नेचुरल एयर के साथ में किया जाता था। स्टोरेज की अगर बात करें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज रहेगी, क्योंकि इसमें आपकी जो 6 महीने की मेहनत होती है ना फसल के साथ में, वो इसी में छिपी होती है। अगर आपने स्टोरेज ढंग से नहीं किया तो आप अपनी 6 महीने की पूरी मेहनत गंवा देते हैं। अंधी पीछे कुत्ता खाए वाला सिस्टम हो जाता है। तो आपको वो वाला सीन नहीं क्रिएट होने देना है, आपको समझदारी से स्टोरेज करना है। और स्टोरेज के तरीके क्या है, जूट बैग में किया जाता है, मेटालिक बीन्स में किया जाता है। अगर आप इन दोनों में किसी में कर रहे हो तो आजकल जो है ना, पेस्ट से बचाने के लिए, यानी कि जो छोटे जीव लग जाते हैं इसमें, उनसे बचाने के लिए दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं, उन दवाओं का इस्तेमाल करें और आप इनको सेफ रखें। मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह पर रखें इनको कि जो दाने हैं आपके वो मॉइस्चर ना पकड़ पाए। लार्ज स्केल पर जो स्टोरेज किया जाता है वो इस तरह से आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर साइलोस होता है और ग्रेनरीज होती हैं। तो ग्रेनरीज में तो लाखों क्विंटल अनाज को स्टोरेज किया जाता है, और उस स्टोरेज में तो जो मेथड है वो आपका डिफरेंट ही होता है। लेकिन आप किसान हो, आप तो अपने साल भर का ही इंतजाम करते हो, तो उसके लिए आपको इन मेथड्स पर काम करना चाहिए। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी फसल को सेव कर सके, ताकि जो साल भर का आपका खर्चा चलना है वो उसी से चलना होता है। नीड ऑफ सेफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। क्यों जरूरत होती है अनाजों को सेफ स्टोरेज की? सिंपल सी बात है, आप पूरे साल भर अवेलेबल फूड उसी से कराते हैं अपने फैमिली को। यहाँ तक कि जो मटेरियल्स हैं फैसिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, वो आपके पास लॉन्गर पीरियड तक बने रहते हैं। टू प्रोटेक्ट पेरिसेबल फॉर मटेरियल्स ऑफ लॉन्गर पीरियड्स, टू रीच फूड मटेरियल्स टू रिमोट एरियाज। देखिए ये तो रहा हमारे लिए कि हम अपने लिए साल भर का खर्चा निकालते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, इतना स्टोरेज रखती है कि अगर देश के अंदर कोई आफत आ जाए किसी एरिया में, तो वहां पर इमरजेंसी के टाइम पर फूड पहुंचाया जा सके लोगों को, इसलिए स्टोरेज की जरूरत होती है। एनिमल हस्बेंड्री की अगर बात करें तो मैंने कहा था एग्रीकल्चर के साथ साथ हम क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन भी करते हैं, जिसमें ज़्यादातर गाय भैंस भेड़ बकरी पाली जाती हैं, जो कि हमारे दूध यानी बहुत सारे जो एनिमल प्रोडक्ट हैं उनकी पूर्ति करती हैं, और साथ ही साथ मैन्योर बीज से बन के आता है फसलों के लिए। जैसा कि आप पिक्चर में देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, कुछ गाय की पिक्चर आपको दिखाई पड़ रही है और मुर्गियों की पिक्चर आपको नजर आ रही है। तो ये सब हमारे फूड के और बहुत सारे कामों में हेल्प करते हैं हमें एनिमल्स। एलिमेंट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के एलिमेंट्स क्या हैं? फीडिंग, वीडिंग, ब्रीडिंग एंड हीडिंग।
आपको पता होगा फीडिंग का मतलब होता है खाना, यानी कि जो हम एनिमल पाल रहे होते हैं उससे हमारे खाने की पूर्ति होती है। फीडिंग उनके थ्रू हम क्या करा सकते हैं, जो कि फालतू खरपतवार है हमारे खेतों के अंदर उसको रिमूव करा सकते हैं, क्योंकि वो खरपतवार उनके चारे के काम आ जाता है। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, नई नई ब्रीड हम तैयार कर सकते हैं, नए नए नस्ल के पशु तैयार करके हम अपने लिए अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। और हीडिंग का मतलब होता है कि आप जानते होंगे कि बहुत सारे जो निवास से इनके रहने से रिलेटेड चीजें हैं वो सब भी इन एनिमल हस्बेंड्री में हमें करनी होती हैं। अब रिकैपिचुलेशन में हम जानेंगे कि हमने पूरे चैप्टर के दौरान क्या क्या पढ़ा है। बहुत जल्दी जल्दी, बस 1 मिनट और पेशेंस रखिए और बनाए रखिए अपने आप को, क्लास से आप फटाफट से सारी चीजों को दोबारा से रिमाइंड कर पाएंगे। सबसे पहला काम हमने देखा कि बहुत सारे पौधों को एक ही क्षेत्र में उगाना क्रॉप प्रोडक्शन कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। सीजन के बेस पर क्रॉप्स को 2 हिस्सों में बांटा गया, खरीफ एंड विंटर क्रॉप को रबी कहा गया है। रबी बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सॉइल की प्रेपरेशन होती है, सोइंग होता है, मैन्योर डालना होता है, फर्टिलाइजर डालना होता है, इरिगेशन होता है, प्रोटेक्शन होता है, वीड्स को निकालना होता है, हार्वेस्टिंग करना होता है और स्टोरेज होता है। 7 स्टेप हम करते हैं खेती करते समय। सोइंग ऑफ सीड डन आइदर फनल, जो बीज बोए जाते हैं या तो फनल से या तो फिर सीड ड्रिल से बोया जाता है। आजकल सीड ड्रिल का ही इस्तेमाल हो रहा है। मैन्योर और फर्टिलाइजर एडेड टू द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द, मैन्योर फर्टिलाइजर हमें डालने पड़ते हैं अगर हमें ग्रोथ करानी होती है अपनी फसलों की। वीडिंग इज आल्सो, जो वीडिंग है यानी कि खरपतवार को निकालना है वो बहुत जरूरी होता है फसलों से, ताकि हम प्रोडक्शन पूरा ले सकें। इरिगेशन टाइम टू टाइम करना बहुत जरूरी होता है। मॉडर्न मेथड जो कि हमारे मॉडर्न मेथड की बात करी हमने इरिगेशन की, वो स्प्रिंकल विधि और इरिगेशन मेथड में हमने स्प्रिंकल के साथ साथ एक और ड्रिप इरिगेशन हमने पढ़ा था। हार्वेस्टर कंबाइन के बारे में हमने जाना। कंबाइन मशीन ऐसी है जो फसलों को काटती भी, हार्वेस्टिंग भी करती है और साथ साथ उनकी विनोइंग भी कर देती है। और इसके साथ प्रॉपर स्टोरेज भी बहुत जरूरी होता है फसलों का, ताकि हम अपनी साल भर की मेहनत को सेफ रख सकें। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी हमने जाना कि हम किस तरह से पशुपालन कर सकते हैं खेती के साथ साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये क्रॉप प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है ना, आप इसको केवल एग्जाम के लिए नहीं सीखेंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन भी इसका करेंगे। आप फसलें उगाएंगे, अपने माँ बाप के साथ जाएंगे खेतों पर और उन फसलों की जानकारी उनको भी देंगे कि किस तरह से हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाना है, कैसे मैन्योर डालना है, किस तरह से हमें अधिक उत्पादन लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका जो आप लगातार क्लासेस में बने हुए हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरी हमेशा रहती है कि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए लाते हैं तो इतना फर्ज जरूर बनता है आपका कि आप लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कराते रहें अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से। थैंक यू वंस अगेन।